हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एडियाबैटिक प्रोसेस एंड उसमें हमने इरिवर्सिबल ले लिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में देखो क्या होगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक की अगर हम बात करेंगे तो पहले यहाँ पर हमें अब देखो, जैसे हमने बताया था कि W इक्वल टू डेल्टा यू होता है और डेल्टा यू के लिए क्या चाहिए हमें? T1 एंड T2 चाहिए। इरिवर्सिबल में T1 से T2 निकालने के लिए हमने बताया था कि डेल्टा यू इक्वल टू W से ही हम निकाल लेंगे, है ना। लेकिन रिवर्सिबल में वो इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। रिवर्सिबल के लिए देखो क्या है, T2 निकालने के लिए क्या यूज करेंगे। तो ना इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? du इज इक्वल टू dw लिख सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होता है रिवर्सिबल में। तो du इज इक्वल टू dw। नाउ du को हम लिख सकते हैं ncv dt एंड dw को क्या लिखेंगे? dw को हम लिखेंगे माइनस pd। ओके, सो du इज ncv dt एंड dw इज माइनस pdv। अब हमारे पास ये जो है pdv वाला पार्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ nRT बाई v dv, है ना। ये लिख सकते हैं। n से n कैंसल आउट हो गया। t वाले पार्ट को एक साइड ले आता है और v वाले पार्ट को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो इट इज dt बाई टी, इसके अलावा माइनस r अपॉन सी वी एंड dv अपॉन v, ये आ गया। ना इसे हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो ये टेम्परेचर ऑब्वियसली T1 से T2 तक हुआ, है ना। एंड वॉल्यूम जो है उसको V1 से V2 इंटीग्रेट कर। वॉल्यूम को V1 से V2 इंटीग्रेट कर देंगे। ना 1/t का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ln t ना। सो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ गया? इट इज ln ऑफ T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस r अपॉन सी वी ln ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये। नाउ ऑब्वियसली माइनस r बाई सी वी को अंदर लेके जाएंगे, पहले लिख लो इतना। बोलो। सर, जो आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर दो दो क्वेश्चन में रिएक्शन हो रहे थे, तो रिएक्शन में हम लोगों को हर बार क्या इरिवर्सिबल चेंज लेने का है जो वर्क डन नहीं हो नहीं रहा है? नहीं, रिएक्शन में देखो, जब भी उन्होंने अगेंस्ट बोला है देन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोलेंगे। जब भी अगेंस्ट प्रेशर बोलते हैं तो इरिवर्सिबल। वैसे जनरली क्या है वहां पर हमारे पास जनरली वही हो रहा होगा कि एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही रिएक्शन हो रही होगी। हाँ हाँ, उसमें ऐसा गिवन था कि कुछ है, कुछ हाँ अंडर प्रेशर हो रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली फिर इरिवर्सिबल हो। तो मतलब रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हाँ, करेगा। क्वेश्चन में क्या दिया उस पर बेस्ड। ओके सर। जनरली जो रिएक्शन होती है ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। ठीक है, तो उसमें इरिवर्सिबल की भी बात नहीं करेंगे। जनरली क्या बोलेंगे? रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होगी, तो उस चीज को फॉलो करो। मतलब इस तरह से उसको तुम आइसोबारिक बोल सकते हो। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया तो इरिवर्सिबल हो गया। ओके, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया तो इरिवर्सिबल। बट जनरली रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, मतलब अंदर का प्रेशर जनरली कांस्टेंट, या सॉरी
ln ऑफ T2 by T1 आएगा अंदर। हो गया सबका? दिव्या ने यार मॉड्यूल सेंड किया होगा ना ग्रुप पर, 1 मिनट फिर से कर देता हूँ। ओके, सो मॉड्यूल मैंने सेंड कर दिया ग्रुप पर, तो आगे चलते हैं। तो अब देखो, अगर हम ये माइनस साइन को हटाएं यहाँ पर, ठीक है, ये नेगेटिव साइन को अगर हम हटाएंगे, ये नेगेटिव साइन को अंदर लेंगे, तो ln के अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। सो ln ऑफ T2 by T1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। हमने नेगेटिव साइन को अंदर ले लिया ln के, तो ln के अंदर वाला पार्ट उल्टा हो गया, मतलब ये हो गया V1 by V। अब R by CV को अंदर लेके जाएंगे तो ये पावर में चला जाएगा। सो ln ऑफ T2 by T1 इज इक्वल टू ln ऑफ V1 by V2 रेज टू R by CV। ऑब्वियसली दोनों साइड जो ln के अंदर वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 by V2 रेज टू R अपॉन C। ये आया। व्हाट इज R by CV? तो देखो R by CV को हम क्या लिख सकते हैं? तो CP माइनस CV जो है ये क्या होता है? R होता है ना। और इसको हम डिवाइड बाय CV कर दे तो CP अपॉन CV माइनस 1 इज इक्वल टू R by CV आया। व्हाट इज CP by CV? इट इज गामा ना। तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि R अपॉन CV आ गया अपने पास गामा माइनस। ओके, सो R अपॉन CV को हम गामा माइनस में लिख सकते हैं। तो इट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 by V2 रेज टू गामा माइनस। ठीक है, तो ये क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए T1 V1 एंड T2 V2 के टर्म्स में। मतलब अगर तुम्हें मान लो V1 V2 पता है और T1 भी पता है कि 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल पता है,
तो चौथा वेरिएबल निकाल सकते हो ना। मान लो तुम्हें T1 पता है, V1 V2 पता है, तो T2 आ जाएगा। अगर T2 आ गया देन ऑब्वियसली T2 माइनस T1 से क्या डेल्टा T आ जाएगा, डेल्टा T से डेल्टा U आ जाएगा, डेल्टा U जो है वही क्या होगा, W होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम फाइनल टेम्परेचर वगैरह जो है वो रिवर्सिबल के लिए इस इक्वेशन से निकालते हैं अगर हमें वॉल्यूम पता है। तो ये इक्वेशन हमने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में लिया है, और दो फॉर्म और आएंगे हमारे पास इस इक्वेशन के। पहले लिख लो ये, हो गया सबका। सो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में। नाउ देखो, हम अगर इसको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर की जगह हम क्या कर दें, पीवी इक्वल टू एनआरटी से क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से टेम्परेचर को लिख सकते हैं पीवी अपॉन एनआर, है ना। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो T1 की जगह लिख देंगे P1 V1 अपॉन एनआर इंटू क्या हमारे पास V1 रेस टू गामा माइनस 1। T2 की जगह भी ऐसे लिख देंगे P2 V2 अपॉन एनआर इंटू V2 रेस टू गामा माइनस 1। तो एनआर से एनआर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज P1 V1 इंटू V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 V2 इंटू V2 रेस टू गामा माइनस 1। तो पावर ऐड करने के बाद इक्वेशन क्या आया, इट इज P1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू, सॉरी नॉट गामा माइनस 1, P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। ठीक है, ऑब्वियसली पावर ऐड हुई तो गामा माइनस 1 और 1 ऐड होकर गामा हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में है, मतलब तुम्हें इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर भी पता है, तो फाइनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हो ना। हम ऐसे बोल सकते हैं चार वेरिएबल्स में से कोई तीन वेरिएबल पता है एंड प्रोसेस एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, तो ये वाला इक्वेशन लगा। ना एक इक्वेशन हम
टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म्स में भी लेके आ सकते हैं। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म्स में जो इक्वेशन आती है सिमिलरली वो ये आ जाती है। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो इट इज T1 रेज टू गामा P1 रेज टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 रेज टू गामा T2 रेज टू 1 माइनस गामा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो ये हमारे पास आ गए एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वेशन। जब भी हमारे पास प्रोसेस एडियाबैटिक रिवर्सिबल होगा हम इन्हीं में से कोई इक्वेशन जो है यूज करेंगे। ठीक है, नाउ W इक्वल टू डेल्टा यू होता ही है, तो ऑब्वियसली फिर वो तुम निकाल ही सकते हो। डेल्टा यू आ गया तो W भी आ जाएगा। अच्छा, उसके डिफरेंट फॉर्म भी आ सकते हैं हमारे पास डेल्टा यू के या W के। लिख लो पहले। गामा क्या है भाई अर्नव? आई डोंट नो गामा क्या है, पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। तुम बताओ गामा क्या है? गामा क्या है मुझे पता ही नहीं है, तुम्हें शायद पता होगा। क्या है गामा? हमने कुछ पढ़ाया क्या ऐसा गामा? गामा जैसा कुछ पढ़ाया है क्या थर्मो में? अर्नव, गामा जैसा कुछ पढ़ाया है थर्मो में? लास्ट लेक्चर अटेंड किया ही नहीं किया अर्नव? हाँ किया तो कुछ बताया था गामा जैसा? दिस इज द सेम। वैसे V इक्वल टू एनआरटी लगा के आ जाएगा लास्ट इक्वेशन। तुम्हें वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है दिशिता। V इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा एनआरटी बाई पी ना, तो वॉल्यूम की जगह एनआरटी बाई पी रखोगे तो ये आ जाएगा। हाँ अर्नव, पता चला कुछ? ये गामा क्या होता है? आई एम नॉट एबल टू फाउंड इट इन माई नोट्स। वेरी गुड। तो नोट्स लिखते हो क्या बस ऐसे ही देखते हो लेक्चर? हमने लिखवाया है प्रॉपरली। मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस के टाइम कुछ लिखवाया है देखो। मिल गया? तो फिर जस्ट लेक्चर नहीं अटेंड करना होता, लेक्चर अच्छे से ध्यान से अटेंड करना होता है और उसे रिवाइज भी करना होता है। गामा इज सीपी बाय सीवी। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था देखो, हमने यहाँ पर भी सीपी बाई सीवी को गामा लिया था, तब भी तुम्हें नहीं पता चला कि गामा कहाँ से आ गया। हम जब आर बाई सीवी को गामा -1 लिखे थे तो कैसे लिख दिए थे? वो इसलिए लिखे ना बिकॉज सीपी बाई सीवी क्या होता है? गामा होता है। ओके, सो लेक्चर ध्यान से देखो। हो गया सबका? तो अब देखो हमारे पास W एंड डेल्टा यू के और भी यहाँ पर कुछ फॉर्म आ सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या है? W इक्वल टू डेल्टा यू है ना। एंड डेल्टा यू जो है ये क्या? इट इज एन सी वी डेल्टा टी।
और वी कैन से NCV T2 माइनस T, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज CVR? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि R बाई CV को हम क्या लिख सकते हैं, R बाई CV को हम गामा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, थोड़ी देर पहले ही आया। तो यहाँ से CV क्या आ गया, इट इज R अपॉन गामा माइनस 1, है ना। तो W या डेल्टा यू के हमारे पास और भी फॉर्म आ गया, क्या आ गया, W इक्वल टू डेल्टा यू एंड दिस इज NR इंटू T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस, ठीक है। सो डेल्टा यू एंड डब्ल्यू का ये भी हमारे पास इक्वेशन आ गया। इसके अलावा अगर हम पूरा NRT वाले पार्ट को या NR को अंदर ले जाते हैं तो इट इज NRT2 माइनस NRT1 अपॉन गामा माइनस 1, ये भी आ जाता है, ठीक है। नाउ NRT2 एंड NRT1 को क्या लिख सकते हैं आप, व्हाट इज NRT2? NRT2 क्या हो गया, इट इज P2V2 ना, एंड NRT1 क्या हो गया, P1V1। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म और भी आ गया W एंड डेल्टा यू निकालने का। ओके, बाकी ऑब्वियसली होता हुई है यहाँ पर W इक्वल टू डेल्टा यू है एंड इट इज NCV डेल्टा T, ठीक है, बट उसको हमने इन टर्म्स ऑफ गामा वगैरह यहाँ पर लिख दिया। बोलो। सर लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमारा इरिवर्सिबल में लगेगा ना सर? नहीं, ये कहीं पे भी लगा सकते हो ना, जरूर थोड़ी रिवर्सिबल, कहीं पे भी लगा सकते हो। W इक्वल टू डेल्टा यू तो हर जगह एप्लीकेबल है ना भाई। ओके सर, तो ये रिवर्सिबल दोनों में केसेस में एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला? हाँ, W इक्वल टू डेल्टा यू तो क्योंकि एडियाबैटिक में Q इक्वल टू 0 है, तो चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, W तो डेल्टा यू है ही, ओके ठीक सर, है। तो ओके सर, थैंक यू। तो NCV डेल्टा T फॉर्मूला दोनों के लिए लगा सकते हो। बस ये है कि वो फाइनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर तुम कैसे निकालोगे, उसके लिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। रिवर्सिबल के लिए निकालने के लिए जो हमने अभी इक्वेशन बताई है, 3 इक्वेशन जो बताई है वो यूज करोगे, है ना। ये वाला इक्वेशन हो गया जैसे, या फिर इन दोनों में से कोई एक हो गया, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन रिवर्सिबल के लिए यूज किया जाता है, और इरिवर्सिबल के लिए लास्ट लेक्चर में हमने एंड में बताया। तो लास्ट लेक्चर में इरिवर्सिबल के लिए जब बता रहे थे तो W को क्या लिख दिए थे हम वहां पर, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V लिख दिए। तो इरिवर्सिबल के लिए W माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करो।
आंसर कराएं हर्षित? तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं पहले। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस फ्रॉम 300 केल्विन एंड 10 atm टू 1 atm। तो देखो जब भी सिंगल स्टेप होगा तो सिंगल स्टेप में हमेशा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फाइनल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो गया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम वर्क डन निकालना मतलब बेसिकली वर्क डन ही निकालना है। तो दैट विल बी डेल्टा यू, है ना। W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू। बट डेल्टा यू के लिए हमें क्या T1 और T2 चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ पर T1 पता है, T2 नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा यू इज NCV डेल्टा T, या फिर T2 माइनस T1। अब पी एक्सटर्नल हो गया अपने पास P2, ठीक है। इसके अलावा V2 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज NR T2 बाय P2, एंड V1 को लिखेंगे NR T1 बाय P1। इसके अलावा राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया एन। CV क्या है, देखो गैस जो है ये कैसा है, गामा दिया गैस का 1.33, है ना। गामा जो है वो है 1.33, हम बोल सकते हैं 4/3। तो गामा 4/3 है, तो CV क्या हो गया, CV आ गया 3R, है ना। 4/3 गामा किसका होता था, पॉलीएटॉमिक का, तो CV हो गया 3R। सो N इंटू 3R इंटू T2 माइनस T1। अब यहाँ से देखो N से N कैंसल आउट हो गया, R से R कैंसल आउट हो गया। इसके अलावा ये वाला P2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, तो दिस इज -1 प्लस सॉरी दिस इज माइनस T2 प्लस T2 बाय P1 इंटू T1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड N और R कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज 3T2 माइनस 3T1। ओके, तो यहाँ से ये माइनस T2 को राइट हैंड साइड ले आते हैं और जो 3T1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 4T2 इज इक्वल टू P2 बाय P1 T1 प्लस 3T1। तो व्हाट इज P2 बाय P1, P2 जो है वो कितना दिया है, P2 is 1 atm and P1 is 10, है ना। So it is T1 by 10 plus 3T1, और we can write it as 31 T1 upon 10। तो यहाँ से T2 क्या आएगा, T2 हमारे पास हो गया 31 upon 40 into T1, that is 31 upon 40 into 300। So कितना आ रहा है, सो फाइनल टेम्परेचर हमें यहाँ पर मिल गया 232.5। दिस इज फाइनल टेम्परेचर। ओके, ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब हमें निकालना है W, तो W क्या क्या होगा, ऑब्वियसली W इज डेल्टा यू। तो अगर डेल्टा यू आ गया तो W भी आ जाएगा ना। सो W कैसे निकालेंगे, सो W इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है, या फिर NCV डेल्टा T, N इंटू CV दैट इज 3R इंटू डेल्टा T। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर दिया है 1। ओके, सो 1, R की वैल्यू क्या ले ले, जूल के लिए 25/3 ले लेते हैं, एंड डेल्टा T क्या होगा यार, 300 से 232.5 आया, तो डेल्टा T क्या होगा, 300 से 232.5, तो डेल्टा T आ गया -67.5। ओके, सो अप्रोक्सीमेट आंसर जो हमारे पास ये आ जाएगा -1687.5 जूल। अप्रोक्सीमेट आंसर एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने R की वैल्यू 25/3 लिया है। ओके, दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेट आंसर एग्जैक्ट आंसर के लिए R की वैल्यू 8.314 ले।
ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर T2 निकालने के लिए हमने क्या इरिवर्सिबल वाला इक्वेशन यूज किया है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया। ओके, रिवर्सिबल वाला इक्वेशन ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल वाला ही करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिवर्सिबल वाला प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 1 मोल ऑफ CO2 गैस दिया है, गामा ऑब्वियसली 1.33 है, मतलब CV का वैल्यू पता है, वैसे दिया ही है उन लोगों ने। एट 300 केल्विन, यहाँ पर भी टेम्परेचर 300 केल्विन है ली गई, इज एक्सपेंडेड अंडर रिवर्सिबल कंडीशन सच दैट इट्स वॉल्यूम बिकम्स 27 टाइम। ओके, सो जो V2 बाई V1 है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 27। तो इनिशियल टेम्परेचर पता है, दैट इज 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे यार, सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का इक्वेशन क्या था, V1 T1 रेज टू सॉरी T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1, यही था ना। तो T2 क्या आएगा, तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 बाई V2 रेज टू गामा -1। तो दिस इज 300 इंटू V1, देखो V2 बाई V1 इज 27, V1 बाई V2 क्या हो गया, इट इज 1/27 रेज टू गामा -1, गामा इज 4/3 -1, सो दैट इज 1/3 हो गया पावर में। तो T2 इज इक्वल टू 300 एंड 1/27 रेज टू 1/3 मीन्स क्यूब रूट। तो 1/27 का क्यूब रूट क्या होगा यार, 1/3 हो जाएगा ना। तो दिस इज 300 इंटू 1/3 और वी कैन राइट इट एज 100 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो गया हमारे पास 100 केल्विन। नाउ फाइनल टेम्परेचर आ गया, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली W इक्वल टू डेल्टा U है, तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा NCV डेल्टा T, और N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, CV ऑब्वियसली वी कैन टेक इट एज 3R। ओके, सो 3R, तो R की वैल्यू 25/3 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। एंड डेल्टा T क्या आ गया, 100 माइनस इनिशियल कितना है 300, ये हम बोल सकते हैं -200 आ। ओके, सो ये आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली -5000 जूल आता है। ओके, अप्रोक्सीमेट आंसर ऑब्वियसली, एग्जैक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस का हमने एक एक क्वेश्चन ले लिया है, तो यहाँ से तुम्हें काफी कुछ ये क्लियर हुआ।
हो गया सबका? तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी क्या होगा? मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा बताओ? मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? वी कैन राइट इट एज सी आइडिया। ठीक है, सी आइडिया लिख देते चलो। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी भाई 0? तो देखो क्यू क्या होता है? क्यू होता है एनसी प्रोसेस डेल्टा टी ना। ओके, क्यू क्या होता है? इट इज एनसी प्रोसेस डेल्टा टी, है ना। तो सी प्रोसेस यहां से क्या आएगा? सी प्रोसेस इज क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। ना ऑब्वियसली क्यू की वैल्यू 0 है ना, तो क्यू बाय एन डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये डेल्टा टी यहाँ पर 0 नहीं है, उसकी तो टेम्परेचर तुम क्वेश्चन से भी देख चुके है ना, दोनों क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज हो ही रहा था। तो नीचे वाला जो पार्ट है ये ऑब्वियसली कुछ फाइनाइट वैल्यू रहेगी, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जो है वो क्या है? 0, है ना। सो क्यू बाय डेल्टा एन डेल्टा टी 0 आएगा, तो सी प्रोसेस भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है सभी को? सो मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? 0। या हम देखो अलग अलग प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला तुम्हें बता सकता हूँ। वैसे अगर हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, फॉर प्रोसेस पीवी रेज टू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारे पास अलग अलग प्रोसेस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पीवी रेज टू एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एम की वैल्यू क्या है एडियाबैटिक के लिए? गामा। कैसे यार एडियाबैटिक प्रोसेस में एम की वैल्यू गामा? क्योंकि पीवी रेज टू गामा कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, पी वन वी वन रेज टू गामा इक्वल टू पी टू वी टू रेज टू गामा, है ना। तो ये एम जो है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एडियाबैटिक के लिए इसकी वैल्यू गामा के इक्वल आ रही है। आइसोथर्मल के लिए देखोगे तो एम की वैल्यू क्या है? 1। आइसोथर्मल के लिए एम की वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि वहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है और एनआरटी तो कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आता है किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। ओके, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर एम की अलग अलग वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें देखना है कि एम की वैल्यू क्या क्या होगी तो बता देता हूं। देखो फिर भी एम इक्वल टू 0 होता है फॉर, देखो एम की वैल्यू अगर तुम 0 करोगे तो ये क्या आ गया? वी रेस टू 0 1 आ गया ना, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एम 0 है। एम इक्वल टू 1 जो है इट इज फॉर आइसोथर्मल। एम इक्वल टू गामा जो है इट इज फॉर एडियाबैटिक, एंड एम इक्वल टू इंफिनिटी होता है फॉर आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एम इक्वल टू क्या होता है? इंफिनिटी। ओके, सो फॉर प्रोसेस पीवी रेस टू एम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, हमने अलग अलग प्रोसेस का तुम्हें क्या बताया? एम बताया। तो पीवी रेस टू एम इक्वल टू कांस्टेंट अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस, हमें कोई भी प्रोसेस दे दिया उसमें एम देखो कि क्या है ना, कंपेयर करके देख लेना। तो एम की वैल्यू अगर हमें पता है तो सी प्रोसेस निकालने का मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। सी प्रोसेस डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, तो याद रखना इट इज सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एम। ये वाला फॉर्मूला लगा के तुम्हें उस प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, सीवी प्लस आर अपॉन एम माइनस है 1 माइनस एम। ठीक है, देखो कोई भी प्रोसेस के लिए निकाल के देख लो। अगर तुम आइसोबारिक का निकालोगे तो आइसोबारिक के लिए एम क्या है? 0 ना। तो आइसोबारिक के लिए एम 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या आ गया? ये सीवी प्लस आर आ गया ना। एंड व्हाट इज सीवी प्लस आर? इट इज सीपी, है कि नहीं? तो हमें पता नहीं कि यार आइसोबारिक में जो मोलार हीट कैपेसिटी है वो सीपी, कुछ कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। आइसोथर्मल में अगर तुम देखोगे तो एम की वैल्यू क्या है? आइसोथर्मल के लिए एम की वैल्यू 1 है ना। तो इसको अगर तुम 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0।
तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। अगर ये इन्फिनिटी हो गई तो ओवरऑल वैल्यू भी इन्फिनिटी हो गई। तो आता था कि नहीं आता था आइसोथर्मल में सी प्रोसेस इन्फिनिटी। ओके, एडियाबैटिक का भी अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो एम को यहाँ पर तुम गामा लोगे, ठीक है। सो एम को अगर तुम गामा लोगे, क्योंकि एम की वैल्यू किसके इक्वल है, गामा के इक्वल है। तो ये जो सीवी होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, इट इज आर अपॉन गामा माइनस वन। तो सीवी होगा आर अपॉन गामा माइनस वन, और ये वाला होगा आर अपॉन वन माइनस गामा। तो कैंसिल आउट हो गए ना, जीरो आ जाएगा, ठीक है। एंड एडियाबैटिक के लिए तुम एम की वैल्यू क्या लोगे, इन्फिनिटी। तो एम की वैल्यू अगर इन्फिनिटी लोगे तो ये वाली वैल्यू जीरो आ गई। सॉरी, एडियाबैटिक नहीं, आइसोकोरिक के लिए। तो आइसोकोरिक के लिए एम की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, बिकॉज इन्फिनिटी से तुम डिवाइड कर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जीरो, तो सी प्रोसेस क्या आया, सीवी आ गया। ओके, तो इस टाइप से तुम, अगर तुम्हें ये चारों प्रोसेस के अलावा कोई अलग ही प्रोसेस दे दिया, मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया, मान लो कि एक प्रोसेस है जिसका पी अपॉन वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसा दे दिया, ऑब्वियसली इस प्रोसेस के लिए क्या हो गया है, -2 हो गया ना, है कि नहीं। अगर तुम्हें उन्होंने बोल दिया कि पी अपॉन वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोई प्रोसेस है, उसका सी प्रोसेस निकालो, तो इसको इस फॉर्म में लिखना। ओके, सो पी वी रेज टू -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एम की वैल्यू क्या होगी, -2 हुई कि नहीं हुई। तो अगर -2 को यहाँ पर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, CV प्लस आर बाय 3। ओके, तो अगर कोई भी प्रोसेस तुम्हें दिया हुआ है, उसको PV रेज टू M के फॉर्म में लिखो और देखो कि M की वैल्यू क्या है। अगर तुम्हें M की वैल्यू पता चल गई, देन तुम उसका मोलार हीट कैपेसिटी निकाल। ओके, तो किसी भी प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी इस टाइप से तुम निकाल। आई सेड PV रेज टू M इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म में कोई भी प्रोसेस की इक्वेशन लेके आओ और M की वैल्यू कंपेयर करके देखो कि क्या है। अगर तुम्हें M पता चल गया, देन ये C प्रोसेस वाले फॉर्मूले में तुम सब्स्टिट्यूट करो उसको। ये जो C प्रोसेस वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें उस प्रोसेस का मोलार हीट कैपेसिटी मिल जाएगा। इक्वेशन को तुम्हें P वर्सेज मतलब PV के फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना, और लेके आने के बाद M की वैल्यू निकालने की, M की वैल्यू क्या होगी, PV रेज टू M इक्वल टू कांस्टेंट, इस फॉर्म में इक्वेशन लेके आना। हो गया सबका। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो प्रोसेस लेंगे वो है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, तो इसका मीनिंग होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग क्या है, FACW या FACCUM।
आई थिंक डबल यू है ना। तो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना वो जीरो है। ओके, पी एक्सटर्नल जो है वो जीरो रहेगा। फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है या एक्सपेंशन अगेंस्ट क्या है, वैक्यूम। तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो है तो हमारे पास जो डब्ल्यू है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो जब भी फ्री एक्सपेंशन दिया जाएगा तो वर्क डन जीरो। ओके, जब भी तुम्हें क्या दिया जाएगा, फ्री एक्सपेंशन दिया जाएगा तो वर्क डन जीरो होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन की, तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इसका मतलब क्या है कि वो फ्री एक्सपेंशन भी है साथ साथ आइसोथर्मल भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो इन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हमें पता है कि यार डेल्टा टी जीरो है कि नहीं। तो डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच डेल्टा यू ये भी जीरो होंगे क्योंकि एमसी भी डेल्टा टी जीरो आ गया। ओके, सो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा एच और डेल्टा यू जीरो, इसके अलावा डब्ल्यू ऑलरेडी जीरो है क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से, अब देखो क्या क्या जीरो है यहाँ पर, डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू भी जीरो, तो ऑब्वियसली क्यू जीरो होगा ही नहीं होगा, तो क्यू भी जीरो आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सब जीरो आ जाए। ठीक है, डब्ल्यू भी जीरो आएगा, डेल्टा यू भी आएगा, डेल्टा एच भी आएगा, सब जीरो आएगा। तो अब देखो क्यू जीरो आ गया ना एंड में। नाउ क्यू जीरो आया, इसकी मीनिंग क्या है कि एडियाबैटिक भी हो गया, है कि नहीं। अगर किसी प्रोसेस का हीट ट्रांसफर जीरो है, इसका मतलब क्या है, एडियाबैटिक है कि नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग यही है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो। तो क्यू जीरो आ रहा मतलब ये प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक ऑल्सो, है ना। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक ऑल्सो। ओके, तो हमारे पास ऐसे केस में सभी की वैल्यू जीरो आ रही है, डेल्टा यू डेल्टा एच डब्ल्यू क्यू सब जीरो आ रहा है। ओके, तो फ्री एक्सपेंशन में जस्ट वर्क डन जीरो होगा, लेकिन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हुआ तो देन सब जीरो हो जाए, डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच सब जीरो हो जाए।
हो गया सभी का? तो अभी तक हम बात कर रहे थे गैस की, जितनी भी अभी तक हमने जो प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस किए वो सभी गैस के लिए, ठीक है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम गैस की बात करते हैं, वो भी ऑब्वियसली आइडियल गैस की। लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, सो सॉलिड एंड लिक्विड के केस में डब्ल्यू डेल्टा यू ये सब कैसे निकालेंगे? तो नेक्स्ट वही ले लेते हैं। तो W, Q, डेल्टा U and delta H for solids and liquids. सॉलिड एंड लिक्विड के लिए ये सभी की वैल्यू कैसे आए? तो देखो W जो है ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के थ्रू आता है जनरली, ठीक है। W जनरली क्या आएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के थ्रू आ जाएगा। वैसे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो रहेगी, क्यों? क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड के केस में नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं, तो W जो है जनरली जीरो रहेगा। बट फिर भी अगर निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसके अलावा Q जो है वो क्या होगा? तो Q या तो दो उस पर Q आ सकता है। एक तो क्या है कि फेस चेंज हो रहा हो तब Q आ सकता है, और एक क्या है कि सेम फेस में है बट जस्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब आ सकता है, ठीक है। तो M इंटू L ये होगा ड्यूरिंग फेस चेंज, जब हमारे पास सॉलिड से लिक्विड वगैरह गया होगा ना, तो ड्यूरिंग फेस चेंज Q हो जाता है M इंटू L, एंड ड्यूरिंग सेम फेस या इन सेम फेस ये क्या हो जाता है जनरली? इट इज MS डेल्टा T, ठीक है। ये है ड्यूरिंग सेम फेस, ठीक है। एक ही फेस में जस्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये Q जो है हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर L जो है इट इज लेटेंट हीट ऑफ फेस चेंज, एंड S जो है इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे मोलार हीट कैपेसिटी होता है, ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। जनरली सॉलिड एंड लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। मोलार भी आ सकता है यहाँ पर, अगर मोलार आया देन NC डेल्टा T हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पर मोलार आया देन क्या होगा? NC डेल्टा T होगा। बट सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जनरली क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं जनरली, जो कि क्या है? पर ग्राम होगा ना। मोलार कैपेसिटी पर मोल होता था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये क्यू आ गया। इसके अलावा डेल्टा यू जो है ये NCV डेल्टा टी नहीं होगा। इसके अलावा डेल्टा एच जो है इट इज नॉट इक्वल टू NCP डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने तुम्हें बताया था कि यार यहाँ पर प्रोसेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। याद है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम पहले ही तुम्हें बोल चुके हैं कि वहां पर मोर देन 99% हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज करने में यूज होती है ना। तो वहां पर डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी एंड डेल्टा एच इक्वल टू NCP डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग आ रहे थे ना। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि CV और CP तो गैस के लिए डिफाइंड है ना, ठीक है। CV और CP गैस के लिए डिफाइंड है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए डिफाइंड नहीं है। तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे यार? तो डेल्टा यू निकालने के लिए तुम अप्लाई करोगे Q प्लस W, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। ये तो ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो तुम्हें Q भी पता चल गया, W भी पता चल गया, तो डेल्टा यू मिल जाएगा ना ऐड करके, है ना। Q प्लस W कर दोगे तो डेल्टा यू आ जाएगा। इसके अलावा डेल्टा एच कैसे निकालोगे? तो डेल्टा एच के लिए तुम यूज करोगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। याद है इक्वेशन हमने बताई थी, H इक्वल टू यू प्लस पीवी होता था। देन डेल्टा लेंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। अभी देखो यहाँ पर पीवी को एनआरटी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते यार? क्योंकि यार पीवी इक्वल टू एनआरटी किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हो गए जो कि हम सॉलिड एंड लिक्विड के लिए लगा। ओके, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में अगर हमें
डब्ल्यू क्यू डेल्टा में डेल्टा एच वगैरह निकालना है तो इनमें से कोई फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरफ। तो एक्चुअली जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 243, पेज नंबर 243 पर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 बोथ आर सेम, तो कौन सा ले, कोई भी ले लेते हैं। ट्वेंटी फाइव ले लेते हैं, चलो, है ना, कोई एक दोनों सेम ही एक्चुअली रिपीट हो गए। तो पेज नंबर 245 पर क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो सॉल्व करो इसके बाद।
आया आंसर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, तो 100 ml ऑफ ए लिक्विड कंटेन इन एन इंसुलेटेड कंटेनर। तो देखो इंसुलेटेड कंटेनर, इसका मीनिंग क्या है? इंसुलेटेड कंटेनर है मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो क्यू की वैल्यू 0 आए, नो हीट ट्रांसफर। ओके, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो क्यू 0 है, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। व्हाट इज डब्ल्यू यार? तो 100 ml ऑफ लिक्विड कंटेन इन एन इंसुलेटेड कंटेनर एट ए प्रेशर ऑफ 1 बार। इनिशियल प्रेशर 1 बार था, वॉल्यूम 100 ml था। द प्रेशर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज टू 100 बार। प्रेशर एकदम से 100 बार कर दिया गया। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज डिक्रीज बाय 1 ml एट दिस कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर को 1 बार किया गया है ना, तो उस 1 बार प्रेशर पर, सॉरी नॉट 1 बार, प्रेशर जब 100 बार किया गया तो उस 100 बार प्रेशर पर वॉल्यूम जो है वो 1 ml से डिक्रीज हुआ है। ओके, सो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, एंड व्हाट इज दिस P? दिस इज 100, एंड व्हाट इज डेल्टा V? डेल्टा V जो है इट इज -1। ओके, सो W क्या आ गया? इट इज 100, यूनिट क्या है? यूनिट इज ml इंटू बार। ओके, ml इंटू बार को अगर तुम कन्वर्ट करना चाहते हो जूल में, तो बार इज 10⁵ एंड ml इज 10⁻³ लीटर में हुआ है। आई थिंक इट इज 0.1, तो मेरे ख्याल से 10 जूल आ जाएगा। बार ml को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो W आया, तो ऑब्वियसली डेल्टा यू भी यही होगा ना। तो डेल्टा यू इज ऑल्सो 10 जूल। आंसर देख लेना किसमें, अगर ml बार में देना एज इट इज रहने देना, बाकी जूल के लिए मैंने कर ही दिया। देन डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा एच के लिए मैंने क्या बताया? डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। डेल्टा ऑफ पीवी मतलब P2V2 माइनस P1V1 है ना। तो डेल्टा यू प्लस P2V2। अब देखो यहाँ पर P2V2 माइनस P1V1 अगर तुम करोगे तो क्या आएगा? या फिर इसकी वजह इसको ऐसा भी देखो कि यार डेल्टा ये जो अपने पास चेंज कैसे हुआ है, पहले 100 ml रहा, 100 ml पर प्रेशर चेंज हुआ, फिर बाद में प्रेशर जो है वो 100 बार हो गया, उस पर वॉल्यूम चेंज हुआ। ऐसे भी कर सकते हो। तो डेल्टा यू कितना आ रहा है? डेल्टा यू हमारे पास है ऑब्वियसली 100 प्लस P2V2 माइनस P1V1। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम यार? 99 ना। फाइनल वॉल्यूम इज 99 बिकॉज 100 ml से 1 ml डिक्रीज हुआ, तो 99 हो गया। और ये हमारे पास 100 है, तो 100 इंटू 99 माइनस इनिशियल कितना प्रेशर? इनिशियल प्रेशर इज 100, इनिशियल प्रेशर इज 1 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज 100। सो क्या है? 9900 माइनस 100, सो आई थिंक दिस इज 9900 आ गया। तो दिस इज ऑल्सो ml बार। यूनिट क्या है इसका? यूनिट आ गया ml बार। अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे जूल में तो दिस इज 990 जूल। नॉट 9900, एक मिनट रुको, यही आएगा ना यार? फाइन, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क नोट कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 to 17 एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 to 8, then question number 10 to
16, then 20 to 23. 20 नहीं, अभी 20 नहीं, 21 to 23. ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. बाय, टेक केयर.